कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ केट को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि केट को बहुत ज्यादा लेबर पेन हो रहा था। उसे व्हील चेयर पर ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था जबकि जॉन एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। अचानक रास्ते में केट को ब्लीडिंग होने लगती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो खुद को ऑपरेशन रूम में मेडिकल स्टाफ से घिरा हुआ पाती है पर उसका हस्बैंड वहाँ नहीं होता। उसे वहाँ अजीब सा डर महसूस होता है कि इतने में एक नर्स उससे कहती है कि उसका बच्चा मर चुका है, जिस पर केट को विश्वास नहीं होता। तभी जॉन अंदर आकर बच्चे की बर्थ का वीडियो बनाने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। नर्स केट को उसका मरा हुआ बच्चा दिखाती है जिसे देखकर केट जोर जोर से चीखने लग जाती है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। वहाँ से उठकर वो शीशे में अपने पेट पर उस निशान को देखती है जो कि बच्चे के जन्म के समय ऑपरेशन के कारण हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और तब से वो इस तरह के डरावने सपने देखती आ रही थी। इसके बाद केट एक टैबलेट खाती है। अगले दिन वो फिजियोथेरेपी के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर ब्राउनिंग उसे बताती है कि मरे हुए बच्चे के जन्म के बाद इस तरह के डरावने सपने आना नॉर्मल बात है। डॉक्टर की इस बात पर केट उन्हें कहती है कि इन डरावने सपनों का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसे एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, पर जल्दी ही वो ये महसूस करती है कि शायद वो इसके लिए अभी तैयार नहीं है। ब्राउनिंग केट को कहती है कि बच्चे को अडॉप्ट करने या ना करने का फैसला तुम्हें खुद लेना है और तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। यहाँ पर केट ब्राउनिंग को ये भी बताती है कि वो कुछ दिन पहले अल्कोहल खरीदने शॉप पर गई थी बट वहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके रिप्लाई में ब्राउनिंग कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ से केट अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स बहरी है। घर लौटते वक्त ट्रैफिक लाइट से ध्यान हटने के कारण उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। घर आकर कुछ टाइम बाद केट पियानो बजाती हुई म्यूजिक कंपोज कर रही थी, लेकिन बाहर से आने वाले शोर के कारण उसको म्यूजिक कंपोज करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए वो बाहर आकर देखती है कि मैक्स एक बास्केटबॉल को दीवार पर मार रही है, जिससे वो उसे डांटने लगती है। यहाँ पर मैक्स केट से इसके लिए माफी मांगती है कि तभी जॉन अपने बेटे डैनियल के साथ घर आता है और वो तीनों मिलकर बास्केटबॉल से खेलने लगते हैं। रात को जब केट मैक्स को सुलाने जाती है तो मैक्स उसे कहानी सुनाने को कहती है, जिस पर केट उसे एक मरे हुए बच्चे की कहानी सुनाती है। मैक्स उससे पूछती है कि क्या उसे एक नई बहन मिल सकती है, जिसका केट कोई जवाब नहीं देती और बेड पर सोने से पहले वो एक और टैबलेट लेती है। बेड पर वो जॉन को कहती है कि उसने एक बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया है। अगले दिन वो दोनों एक ऑर्फनेज यानी अनाथालय में जाते हैं जहाँ उनको सिस्टर अबिगेल मिलती है जो उनसे कहती है कि अपने आसपास देखकर जो भी बच्चा उन्हें पसंद आए तो मुझे आकर बता देना। केट फर्स्ट फ्लोर पर रुककर छोटी लड़कियों को खेलते हुए देखने लग जाती है जबकि जॉन सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। वो एक बच्ची को गाना गाते सुनकर उसके रूम में जाता है और देखता है कि वो बच्ची गाना गाते हुए एक पेंटिंग बना रही थी। इस बच्ची का नाम ईस्टर था। ईस्टर जॉन को अपनी पेंटिंग के बारे में बताने लग जाती है। इतने में केट सिस्टर अबिगेल के साथ वहाँ आ जाती है। अबिगेल उनका आपस में इंट्रोडक्शन कराती है, जिसके बाद जॉन और केट ईस्टर से बात करने लगते हैं। ईस्टर उन्हें कहती है कि कोई भी उससे बात नहीं करता क्योंकि वो सबसे अलग है। यहाँ पर जॉन और केट उसे पसंद कर लेते हैं और अबिगेल से उसे अडॉप्ट करने के बारे में बात करते हैं। वो उन्हें बताती है कि ईस्टर रशिया से आई थी और जो आदमी उसे लेकर आया था वो घर में आग लगने से मर चुका था। वो कहती है कि ईस्टर एक बहुत प्यारी लड़की है। इसके 3 हफ्तों के बाद केट और जॉन अबिगेल को गुड बाय कहकर ईस्टर को उस अनाथालय से ले जाते हैं। कार से जाते हुए रास्ते में केट ईस्टर को साइन लैंग्वेज सिखाने लगती है और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो मैक्स ईस्टर को देखकर बहुत खुश होती है। ईस्टर तुरंत उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। यहाँ पर केट उसे बताती है कि मैक्स लोगों के लिप्स पढ़ सकती है। घर के अंदर आकर ईस्टर ग्रैंडमा बारबरा और डैनियल से मिलती है। उस रात सभी उसे वेलकम गिफ्ट करते हैं सिवाय डैनियल के, क्योंकि उसे ईस्टर से जलन हो रही थी, खासकर तब जब वो जॉन को थैंक्स कहने के लिए उसके गले लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में बैठकर गंदी किताबें पढ़ता है। ईस्टर और मैक्स स्नो में खेलने लगते हैं।
घर के अंदर बारबरा और केट मैक्स के बारे में बातें करने लगते हैं। साथ ही बारबरा उससे कहती है कि ईस्टर के घर में सेटल होने के बाद वो अपना टीचिंग का काम फिर से शुरू कर दे, पर वो उसके जवाब से निराश हो जाती है। उस रात केट अपने बेड पर जाने को होती है कि तभी जोर का तूफान आने लगता है। ईस्टर उठकर मैक्स के रूम में चली आती है। जब जॉन और केट प्यार कर रहे होते हैं कि उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें दोनों बच्चियां दिखाई देती हैं जो तूफान से डरकर उनके पास सोने चली आई थी। ईस्टर जॉन के पास सोती है। अगले दिन सुबह वो सब स्कूल के लिए निकलने वाले होते हैं कि ईस्टर फैंसी ड्रेस पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। केट उससे पूछती है कि क्या वो सचमुच उन कपड़ों में स्कूल जाना चाहती है, तो वो उसे कहती है कि दूसरों से अलग दिखने में कोई बुराई नहीं है। फिर स्कूल पहुंचने पर उसकी क्लास टीचर उसका स्वागत करती है, पर एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाती है। उस दिन मैक्स और ईस्टर ठंड में जमी हुई झील पर खेलते हैं और केट आकर उन्हें डांटती है और कहती है कि वहाँ खेलना मना है। उधर डैनियल अपने पेंट बॉल गन से खेलते हुए एक कबूतर को गलती से शूट कर देता है। वो कबूतर घायल होकर गिर जाता है। ईस्टर और मैक्स उसके पास आते हैं और उसे अपसेट देखकर ईस्टर उसे एक बड़ा सा पत्थर देकर उसके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए कहती है, पर डैनियल इनकार कर देता है। तो ईस्टर खुद उस कबूतर को पत्थर से मार डालती है। बाद में ईस्टर नहाने चली जाती है। केट जब रूम में धुले हुए कपड़े रखने जाती है तो देखती है कि ड्रॉवर में एक पुराना बाइबल अटका हुआ है। वो उसे निकालकर देखती है तो उसमें एक आदमी का फोटो मिलता है। ईस्टर बाथरूम से निकलकर उसे देख लेती है। स्कूल में ईस्टर की वजह से डैनियल के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो चिढ़कर उसे धक्का दे देता है, जिससे उसके बुक्स बिखर जाते हैं। जब वो उन्हें उठाने लगती है तो उसके क्लास की एक लड़की को उसका बाइबल गिरा हुआ मिलता है। वो दोनों उस बाइबल को लेने के लिए छीना झपटी करते हैं कि वो उछलकर जमीन पर गिर जाता है। ईस्टर उसे जल्दी से उठा लेती है, पर उस लड़की का हाथ उसके चोकर पर चला जाता है और वो उसे डॉगी कहकर बुलाती है। इस पर ईस्टर जोर से चीखती है। बाद में घर पर केट उसे पियानो बजाना सिखाती है। फिर वो स्कूल में हुई घटना के बारे में उससे पूछती है, पर वो उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। तब केट उसे एक स्क्रैप बुक देती है जो उसने उसके लिए बनाना शुरू किया था। ईस्टर उससे उसके मरे हुए बच्चे के बारे में पूछती है। केट उसे सारी बातें बताती है और उसे गुलाब की वो झाड़ी भी दिखाती है जहाँ उन्होंने उसकी राख को बिखेरा था। डिनर के बाद बच्चों को सुलाकर केट और जॉन किचन में ही रोमांस करने लगते हैं कि अचानक ईस्टर वहाँ आ जाती है। अगले दिन सुबह केट ईस्टर से इस बारे में बात करना चाहती है, पर वो पेंट करती हुई बेफिक्र दिखाई देती है और केट से एफ वर्ड का यूज करते हुए कहती है कि वो ये सब जानती है। बाद में केट और जॉन इस पर बात करते हैं और केट कहती है कि उसे किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। इस पर जॉन को लगता है कि सिर्फ एक गंदे वर्ड के लिए बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाना ओवर रिएक्ट करना होगा। कुछ देर बाद जॉन दोनों लड़कियों को लेकर भाग जाता है। वहाँ जब वो झूले में झूल रही होती है तो उनकी नेबर आकर जॉन से फ्लर्ट करने लगती है। इस बीच ईस्टर को परेशान करने वाली लड़की भी वहीं आ जाती है। ईस्टर का ध्यान उनकी नेबर और जॉन की तरफ रहता है, लेकिन ईस्टर की दुश्मन को ईस्टर से डर लगता है। वो खेलने के लिए कैसल में जाने से पहले ईस्टर की तरफ देखती है। वो जब स्लाइड से नीचे जाना चाहती है तो ईस्टर अचानक उसे धक्का देकर गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। मैक्स ये सब देख लेती है। रात को डिनर के वक्त जॉन उस घटना के बारे में ईस्टर से पूछता है। तब मैक्स उसे बताती है कि वो लड़की फिसलकर गिर गई थी। खाने से पहले ईस्टर और मैक्स दोनों प्रेयर करते हैं। ईस्टर डैनियल से भी अच्छा साइन लैंग्वेज समझती थी। इससे डैनियल को बुरा लगता है और वो उसे चिढ़ाता है, और जब उसके पेरेंट्स उसे डांटते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जॉन सजा के तौर पर उसके ट्री हाउस में ताला लगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट उन दोनों लड़कियों के साथ एक स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी सिस्टर अबिगेल की कॉल आ जाती है। केट जब ईस्टर से बात करने को कहती है तो वो मना कर देती है। फिर वो सिस्टर को अब तक हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। इधर मैक्स केट के होठों को पढ़कर ईस्टर को वो सारी बातें बताती है जो केट सिस्टर से कर रही थी। उस रात ईस्टर परफेक्ट पियानो बजाती है, जिसे देखकर केट हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है कि अब तक उसने ये नाटक क्यों किया कि उसे पियानो बजाना नहीं आता। इस पर ईस्टर कहती है कि उसने अपने फायदे के लिए झूठ बोला था। उस रात केट और जॉन में ईस्टर को लेकर काफी बहस होती है, जिसे सुनकर दूसरे रूम में ईस्टर बहुत खुश होती है। एक दिन सिस्टर अबिगेल उनके घर आती है और वो केट और जॉन से ईस्टर के पास्ट के बारे में कुछ बातें बताती है कि उसने पहले भी कुछ बच्चों को चोट पहुंचाई थी, पर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत न होने की
वजह से वो श्योर नहीं है। ईस्टर उनकी सारी बातें सुन लेती है और मदद के लिए मैक्स के पास जाती है। वो उससे कहती है कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वो बुरी औरत उसे वापस ले जाएगी। इधर केट को अबिगेल की बातें सही लगती हैं, जबकि जॉन को लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। केट उसे थेरेपिस्ट के पास ले जाने को कहती है, जिसे जॉन मान लेता है। ईस्टर मैक्स को ट्री हाउस की चाबी लाने के लिए कहती है और सेफ से जॉन की गन निकाल लेती है। वो उस गन से एक को छोड़कर बाकी सब बुलेट्स निकाल लेती है। उस गन को वो मैक्स के ऊपर पॉइंट करती है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। अब हम देखते हैं कि सिस्टर अबिगेल जब अपनी गाड़ी में उनके घर से निकलती है, तब ईस्टर मैक्स को एक ब्रिज पर ले जाती है और कहती है कि वो लोग उसे इतना डरा देंगे कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। जैसे ही कार ब्रिज पर पहुँचती है, वो मैक्स को धक्का देकर सड़क पर गिरा देती है। अबिगेल की गाड़ी उस पर चढ़ने ही वाली होती है कि वो गाड़ी मोड़कर उसे बचा लेती है। मैक्स को रोता देखकर वो उसे उठाने जाती है, तभी ईस्टर उस पर हथौड़े से हमला कर देती है और उसे रोड से हटाने के लिए मैक्स से हेल्प करने को कहती है। वो दोनों उसे रोड से लुढ़काकर नीचे गिरा देते हैं, पर अबिगेल अभी भी जिंदा होती है, इसलिए ईस्टर उसे हथौड़े से मारकर खत्म कर देती है। फिर वो दोनों ट्री हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ ईस्टर अपने खून लगे कपड़े और हथौड़े को छुपा देती है। वो मैक्स को कहती है कि अगर उसने इसके बारे में किसी को भी कुछ बोला तो वो लोग उसे भी उसकी मदद करने के जुर्म में उसके साथ जेल भेज देंगे। वो मैक्स को ये भी कहती है कि वो उसे प्यार करती है। डैनियल उन्हें ट्री हाउस से उतरते हुए देख लेता है और ईस्टर भी उसे देख लेती है। उस रात ईस्टर एक धारदार चाकू के साथ उसके रूम में आती है और उसे किसी को कुछ न बोलने के लिए धमकाती है। वो बहुत डर जाता है और डर की वजह से डैनियल का पेशाब निकल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, जिसमें जॉन और केट ईस्टर को लेकर थेरेपिस्ट ब्राउनिंग के पास जाते हैं। जब ईस्टर बाहर इंतजार कर रही होती है, थेरेपिस्ट उनसे कहती है कि ईस्टर के साथ कोई समस्या नहीं है, बल्कि समस्या केट के साथ है। वो कहती है कि केट को तीसरी बार मां न बन पाने के कारण एक अधूरापन महसूस होता है, जिसे वो ईस्टर पर निकालती है। जॉन उसकी बातों से सहमत होता है। जब वो वापस घर आते हैं, तब केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है और वो बोलती है कि उनके यहाँ जाने के दिन से ही सिस्टर अबिगेल वापस नहीं लौटी है। पुलिस उनकी तलाश करती है और उन्हें उनकी बॉडी वहाँ मिलती है जहाँ ईस्टर ने उसे छोड़ा था। पुलिस ऑफिसर केट और जॉन से बात करते हैं, पर वो कहते हैं कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। इधर ईस्टर अपने रूम में अपने एक्वेरियम की लाइट को ऑन और ऑफ कर रही होती है, जिससे उसकी बनाई हुई पेंटिंग जो उसने इस घर और फैमिली के लिए बनाई थी और डरावनी लगती है। इन घटनाओं से परेशान होकर केट डिस्टर्ब्ड बच्चों के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है और जो कुछ भी उसे पता चलता है वो उसे जॉन को दिखाती है। वो फिर से उससे सहमत नहीं होता है। इस पर वो कहती है कि अब वो दोबारा डॉक्टर ब्राउनिंग के पास नहीं जाएगी। केट ईस्टर को लेकर चिंतित रहती है और वो कहती है कि वो रशिया के ऑर्फनेज से कांटेक्ट करेगी जहां से ईस्टर आई है। जब वो कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उनके पास ईस्टर नाम की किसी लड़की का रिकॉर्ड नहीं था। अगले दिन जॉन ईस्टर को डेंटिस्ट के पास ले जाने के लिए उठाने आता है, पर वो जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे दूसरे दिन ले जाने का वादा करता है। फिर वो दोनों सारा दिन साथ में पेंटिंग करते हुए बिताते हैं। ईस्टर उसे कहती है कि केट उसे पसंद नहीं करती है। इस बीच केट दूसरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है और उनसे ईस्टर के बारे में पूछती है। वो दोनों झूठ बोल देते हैं कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया है। उस रात ईस्टर किचन में केट से कहती है कि वो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई है। फिर वो उसे गुलाबों का एक गुलदस्ता देती है जो उसने उस जगह से तोड़ा था जहां इसकी बेटी की राख पड़ी थी। ये देखकर केट अपसेट हो जाती है और उसे जोर से पकड़कर झंझोड़ देती है। इस पर जॉन कहता है कि ये उसकी गलती थी। उसी रात ईस्टर गैराज में जाकर अपना हाथ तोड़ लेती है। सोने के टाइम वो जॉन को बुलाती है और कहती है कि उसका हाथ बहुत दुख रहा है। जब वो चेक करता है तो देखता है कि उसका हाथ टूटा हुआ था। वो लोग डॉक्टर के यहाँ से लौटते हैं तो वो उसे अपने बेड पर सुला देता है। जब केट अंदर आती है तो वो उस पर नाराज होता है, पर केट कहती है कि उसने उसे इतनी जोर से नहीं पकड़ा था। थोड़ी देर बाद वो एक लिकर स्टोर में जाकर 2 बॉटल शराब की खरीदती है। वो थोड़ा पीने के बाद बाकी बची हुई शराब नाली में फेंक देती है। अगले दिन सुबह जब वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो कार से निकलते हुए डैनियल का बैग फट जाता है। केट उसकी मदद करने जाती है, पर तभी ईस्टर कार को चालू कर देती है, जबकि मैक्स उसके अंदर थी। केट कार के पीछे तब तक भागती है जब तक
कार बर्फ के कारण रुक नहीं जाती। उस रात जॉन के कहने पर डॉक्टर ब्राउनिंग उसके घर आती है और सुबह वाली घटना के बारे में चर्चा करने पर केट उससे कहती है कि उसने कार को पार्क किया था, पर मैक्स ईस्टर को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। तब जॉन शराब की वो दूसरी बोतल उसे दिखाता है जो ईस्टर को मिला था। थेरेपिस्ट उससे कहती है कि उसने उसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में जगह बुक करके रखी है। केट शराब वाली बात उसे सच सच बता देती है, पर वो लोग उसकी दोनों बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। जॉन उससे कहता है कि वो कहानियां बनाती रही है और उसे कहता है कि अगर वो एक हफ्ते में रिहैब सेंटर नहीं गई तो वो उसे छोड़कर बच्चों को ले जाएगा। इस बीच ईस्टर मैक्स को डराती है कि अगर उसने उसके बारे में कुछ भी बोला तो वो उसकी माँ को गोली मार देगी। बाद में डैनियल जब मैक्स के रूम में आता है तो वो उसे अबिगेल और ट्री के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहता है कि वो ट्री हाउस से उसकी छुपाई हुई चीजें निकाल लाएगा, पर ईस्टर ये सब सुन लेती है। केट रात के समय उठती है और चुपके से मैक्स के कमरे में जाती है, पर अचानक ईस्टर लाइट जला देती है। वो लोग उन घटनाओं के बारे में बातें करते हैं कि ईस्टर उसे उसकी वो डायरी दिखाती है जो उसके पास थी और उसे बताती है कि वो उसे पढ़ चुकी है, पर केट को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन केट फिर से ऑर्फनेज में कॉल लगाती है, पर जब उसे कुछ पता नहीं चलता तो वो ईस्टर के बाइबल को ढूंढती है जो कि उसे उसके महंगे खिलौनों के बीच छुपा हुआ मिलता है। उसे उसके अंदर कुछ आदमियों की तस्वीरें मिलती है। वो देखती है कि उसमें सारने इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था और वो तुरंत उस शब्द का अर्थ ऑनलाइन ढूंढने लगती है और वहाँ से मिले नंबर पर फोन लगाने पर उसे पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल था। इस बीच डैनियल चुपके से अपने घर से निकलकर ट्री हाउस में जाता है ताकि वो ईस्टर द्वारा छुपाई गई चीजों को निकाल सके। ईस्टर उसका पीछा करती है और सबूतों पर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है और डैनियल को उस जलते हुए ट्री हाउस के अंदर लॉक कर देती है। वो अपनी माँ को पुकारता है, पर वो ईस्टर के बारे में छानबीन करने में बिजी रहती है। ट्री हाउस की छत पर चढ़कर डैनियल मदद के लिए चिल्लाता है। वो लकड़ी के एक बीम पर गिरता है और वहाँ से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और ईस्टर उसे देखती रहती है। केट आग को देखती है कि अचानक उसकी नजर ईस्टर पर पड़ती है जो एक बड़ा पत्थर लेकर डैनियल को मारने जा रही होती है। मैक्स उसे धक्का देकर दूर हटा देती है और इससे पहले कि वो और कोई नुकसान पहुंचाती, केट वहां पहुंच जाती है। डैनियल जिंदा रहता है। थोड़ी देर बाद वो सब हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि डैनियल को सीरियस नेक इंजरी हुई थी जिसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं है। ईस्टर जॉन से डैनियल के बारे में चिंता जताती है। केट वो सारी बातें जॉन को बताती है जो उसने ईस्टर के बारे में पता किया था, पर वो अभी भी केट से सहमत नहीं होता है। जब वो लोग बहस कर रहे होते हैं तब ईस्टर डैनियल के रूम में जाती है। मैक्स को ईस्टर के बारे में सब पता था, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। ईस्टर डैनियल के मुंह पर तकिया रखकर उसे दम घोंटकर मारने की कोशिश करती है और ये देखकर मैक्स भागकर अपने पेरेंट्स को बुलाती है। डैनियल के रूम का अलार्म बजने लगता है और डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। केट गुस्से में ईस्टर को थप्पड़ मारती है, पर वहाँ मौजूद स्टाफ उसे पकड़ लेते हैं और बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। इस बीच उसका एक इम्पोर्टेंट कॉल मिस हो जाता है। बाद में केट जब नींद से जागती है तो तुरंत डैनियल के बारे में पूछती है। वो जॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईस्टर को मैक्स के पास ना रहने दे। उस रात मैक्स अपने कान का हियरिंग एड निकाल देती है और उसके डैड चादर से लपेट कर उसे सुला देते हैं। ईस्टर उसे गुड नाइट कहने के बहाने अंदर आती है और उसका हियरिंग एड उठा लेती है। जॉन लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। तभी ईस्टर एक बड़ी औरत के जैसे कपड़े पहनकर उसके पास आकर उसके बगल में बैठ जाती है। जॉन को कुछ समझ में नहीं आता। ईस्टर उसे किस करने लगती है। इस पर जॉन उसे समझाता है कि वो उसे इस तरह प्यार नहीं करता जैसे वो अपनी पत्नी केट से करता है। जॉन उसे उसके कमरे में जाने को कहता है। तब वो उससे कहती है कि वो उससे इस तरह बात ना करे जैसे कि वो कोई बच्ची हो। वो कहता है कि कल वो ऑर्फनेज फोन करके उसके बारे में बताएगा। ईस्टर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इस बीच केट को सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वरावा का फोन आता है जो ईस्टर को पहचानता था। वो उससे कहता है कि ईस्टर का असली नाम लीना क्लैमर है और वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की मैच्योर लेडी है जो कि एक हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से बच्ची जैसी दिखती है। वो केट से कहती है कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो उस घर को छोड़ दे और पुलिस को फोन करे क्योंकि ईस्टर हॉस्पिटल के सारे पेशेंट्स में सबसे वायलेंट थी और उसके गले और हाथ में कुछ निशान थे
जो कि उसे काबू करते वक्त लगे थे। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसने कम से कम 7 लोगों को मारा था। केट ये सब जानकर तुरंत घर की तरफ भागती है और सोचती है कि उसने कैसे उन सबको बेवकूफ बनाया। घर पर ईस्टर अपने मेकअप को साफ करने लगती है जिससे कोई ये ना समझ सके कि वो कोई बच्ची नहीं है। जॉन उससे बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो उसे पूरी दीवार पर उसकी बनाई हुई पेंटिंग दिखाई देती है। उधर केट गाड़ी चलाते हुए जॉन को फोन लगाती है, पर उसके फोन उठाने से पहले ही घर की लाइट चली जाती है। फिर वो पुलिस को फोन लगाती है। जॉन एक लाइट ढूंढकर घर को चेक करता है कि अचानक ईस्टर उसे चाकू घोंप देती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है, इसलिए वो उसे तब तक चाकू घोंपती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। मैक्स ये सब देख लेती है। फिर ईस्टर उसके पीछे भागती है। केट इतनी तेजी से कार ड्राइव करके घर तक लाती है कि उसकी गाड़ी घर से टकरा जाती है। वो तुरंत गाड़ी से निकलकर घर की तरफ भागती है। वो जॉन को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है। तब उसे महसूस होता है कि मैक्स की जान को खतरा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वो उसे उसके कमरे में देखती है, लेकिन वहाँ उसके ना मिलने पर वो उसके बाथरूम में जाती है कि अचानक ईस्टर उस पर गोली चला देती है। केट अपने बेडरूम में छिप जाती है, लेकिन किस्मत से ईस्टर को वो नहीं मिलती क्योंकि वो खिड़की के बाहर की तरफ छुपी होती है। मैक्स बाहर गार्डन में छिपी होती है और ईस्टर उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। केट उसे छत के शीशे से देखती है कि तभी ईस्टर उसे देखकर उस पर दोबारा गोली चला देती है। तब उसे मैक्स भी दिखाई देती है और वो उसे देखकर उस पर भी गोली चलाती है। मैक्स बच जाती है क्योंकि केट शीशे की छत को तोड़कर ईस्टर के ऊपर गिरती है। कुछ देर बाद मैक्स केट को जगाती है। वो उठकर गन उठाती है और मैक्स को गोद में लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। इतने में पुलिस वहाँ पहुंचकर घर के अंदर जाती है, पर ईस्टर वहाँ नहीं होती। ईस्टर हाथ में चाकू लेकर केट और मैक्स के पीछे भागती है। फिर वो दोनों जमी हुई झील पर गिर जाती हैं और लड़ने लगती हैं। ईस्टर बेरहमी से उसे मारती है। मैक्स गन उठाकर गोली चलाती है जिससे बर्फ टूट जाता है और झील में एक गड्ढा बन जाता है। वो दोनों उसमें गिर जाती है। वो तब तक लड़ती है जब तक कि केट ईस्टर को बेबस नहीं कर देती। जब केट उससे बाहर निकलने लगती है तब ईस्टर फिर से उसे पकड़ लेती है और उससे अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर केट उसे लात मारकर वापस झील में गिरा देती है।